Invisible Influence. The Hidden Forces That Shape Behavior. Book by Jonah Berger. Introduction. क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि आपके फैसले पूरी तरह से आपके नहीं हैं? और ये कहे कि आपके लिए गए फैसलों पर लोगों का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता? जी हाँ, यही है सोशल साइकोलॉजी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि करीब 90% फैसले जो हम लेते हैं लोगों की ओपिनियन और सलाह से प्रभावित होते हैं। और ये लोग हमारे भाई बहन, हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे स्कूलमेट्स यानी हमारे आसपास के ही लोग होते हैं। आपको यकीन नहीं आता? तो चलिए इस किताब को पढ़ते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसमें वो सारी कहानियां हैं जो हमें यकीन दिलाती है कि कैसे बाकी लोग हमारी लाइफ चॉइस पर अपनी छाप छोड़ते हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मंकी सी, मंकी डू। चलो एक बेसिक विजन एक्सरसाइज लेते हैं। मान लो आपके सामने 2 कार्ड रखे हैं। आपके बाएं जो कार्ड है उस पर एक लाइन है और जो दाईं तरफ है उस पर 3 लाइनें बनी है। अब आपको दाएं वाले कार्ड की लाइन को बाएं कार्ड की सेम लेंथ वाली लाइन से मैच करना है। अब हम आंसर की बताते हैं। इसका सही आंसर है तीसरी लाइन या लाइन सी जो सही मैच करेगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि लाइन ए काफी छोटी है और लाइन बी काफी बड़ी है। लाइन सी एकदम बराबर मैच करती है। आप शायद अकेले ये एकदम क्लियर देख पाए, पर चैलेंज ये है कि आपको ये विजन टेस्ट 6 और लोगों के साथ करना है। तो आप कमरे में आते हो और बाकी पार्टिसिपेंट को देखते हो। रिसर्चर आप सबको एक एक करके ये टेस्ट करने के लिए बोलेगा। अब चूंकि कमरे में आने वाले आप आखिरी इंसान हैं तो जाहिर है आपको बाकियों के जवाब पता चल जाएंगे। तो होता है ये कि पहला पार्टिसिपेंट लाइंस को देखता है और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है बी। अगला पार्टिसिपेंट आता है, थोड़ा सोचता है और फिर वो भी बी बोलता है। तीसरा पार्टिसिपेंट आता है, फिर चौथा, फिर 5वां। इस तरह एक एक करके सारे आते हैं और सबका एक ही जवाब है, लाइन बी। तो अब आप क्या करोगे? आपके माइंड में क्लियर आंसर है सी। आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि सिर्फ लाइन सी ही लेफ्ट वाले कार्ड की लाइन से मैच करती है, तो फिर बाकी लोग भी क्यों बोल रहे हैं? आपका दिमाग चकरा जाता है। तो अब बताइए आपका जवाब क्या होगा? क्या आप अपनी गट फीलिंग के साथ जाएंगे या वही जवाब देंगे जो दूसरों ने दिया? चलिए इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम एक दूसरी स्टडी पर बात करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट मुजफ्फर शरीफ ने की थी। दरअसल वो ये पता लगाना चाहते थे कि क्या हमारी ओपिनियंस पर दूसरों का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। एक अंधेरे कमरे में एक दीवार पर लाइट का एक छोटा सा पिन पॉइंट बना था। इस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को लाइट को कुछ देर तक घूरना था और ये तय करना था कि लाइट वहां से कितनी देर बाद मूव हुई। उन्हें ये टेस्ट पहले अकेले में और फिर ग्रुप में करने को बोला गया था। असल में लाइट का वो पिन पॉइंट अपनी जगह से कभी मूव ही नहीं हुआ, पर जब हम किसी चीज को देर तक घूरते हैं तो हमारी आंखें थक जाती है और हमारा विजन खुद ब खुद मूव हो जाता है, जिससे दिमाग में एक इल्यूजन बन जाता है। हमें लगता है कि डॉट मूव हुआ है, पर असल में ऐसा नहीं होता। डॉट अपनी जगह रहता है, बस हमारा विजन मूव हो जाता है। सबसे पहले शरीफ ने पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके रूम में भेजा। कुछ लोगों ने कहा कि डॉट 2 इंच मूव हुआ है तो कुछ ने 6 इंच तक मूव होने का दावा किया। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स रूम में अंदर 3 के ग्रुप में भेजा गया। इस बार सबके जवाब अलग थे। कुछ लोगों ने अपने पहले वाले जवाब में 3.5 इंच जोड़कर नया जवाब दिया और कुछ ने पहले के जवाब से 4 इंच घटा के बताया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हर कोई ग्रुप के साथ अपना जवाब कन्फर्म करना चाहता था। उनमें से किसी ने शायद ही नोटिस किया हो, पर हर कोई दूसरे के जवाब से इन्फ्लुएंस्ड था। इस कॉन्सेप्ट को सोशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। हम भी शायद ये बात नोटिस नहीं करते और ऊपर से दावा करते हैं कि हमारे फैसले सिर्फ हमारी पसंद, नापसंद और वैल्यूज पर बेस्ड है। लेकिन स्टडीज से प्रूव हुआ है कि हम 99% तक दूसरों के राय से प्रभावित होते हैं। जिस 3 लाइन्स वाले एक्सपेरिमेंट की हमने बात की थी उसे साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने कंडक्ट किया था। इसका सही जवाब लाइन सी था। राइट कार्ड की सिर्फ यही लाइन लेफ्ट कार्ड से मैच करती थी। एश ने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्टर्स को भी रखा था। सिर्फ एक पार्टिसिपेंट था, बाकी 6 लोग एक्टर्स थे। सारे 6 एक्टर्स ने लाइन बी बोला था,
लेकिन पार्टिसिपेंट ने साफ देखा था कि सही जवाब लाइन सी है। पर सही जवाब चाहे कितना भी क्लियर क्यों ना हो, फिर भी पार्टिसिपेंट ने बाकियों की देखा देखी लाइन बी को चूज किया। उनमें से 75% ने यही किया। तो इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि सही जवाब मालूम होने के बावजूद भी हम लोग भीड़ की हाँ में हाँ मिलाना पसंद करते हैं, फिर चाहे भीड़ का फैसला गलत ही क्यों ना हो। अ हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर। मॉर्गन ब्रायन एक 12 साल की सॉकर प्लेयर थी। एक दिन मॉर्गन ने देखा कि उनकी पूरी टीम एक ओलंपिक डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल की गई है और मॉर्गन को छोड़कर हर एक टीम मेंबर का नाम लिस्ट में था। मॉर्गन एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए सॉकर उसकी जिंदगी थी, पर अपना नाम लिस्ट में ना देखकर वो बेहद निराश हुई थी। लेकिन बजाय हार मानने के मॉर्गन ने उस साल की गर्मियों का भरपूर फायदा उठाया। वो शुरू से ही दुबली-पतली और छोटे कद की प्लेयर रही थी, यहाँ तक कि उसके टीममेट्स उसे प्लांकटन कहकर बुलाते थे। पर मॉर्गन ने पूरी गर्मियों खूब प्रैक्टिस की। अपने स्किल्स और बॉडी इंप्रूव करने के लिए वो सारा दिन मेहनत किया करती थी। मॉर्गन ने किक्स की इतनी प्रैक्टिस करी कि ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल बन गया था। कोई 1 साल बाद जाकर मॉर्गन स्टेट टीम में जगह बनाने में कामयाब रही, फिर रीजन टीम में और फिर यूथ नेशनल टीम में उसका नाम आया। इस बात को 10 साल गुजर गए और आज मॉर्गन यूएस नेशनल टीम की मेंबर है। वो सिर्फ 22 साल की है और 2015 में वो विमेन वर्ल्ड कप के लिए खेल चुकी है। अगर आप मॉर्गन से पूछे कि वो अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती है, तो मॉर्गन अपनी बहन जेनिफर का नाम लेगी जो उससे 5 साल बड़ी है। मॉर्गन और जेनिफर रोजाना डिनर टाइम होने तक प्रैक्टिस किया करते थे। एक तरह से जेनिफर उसकी ट्रेनर और प्रैक्टिस पार्टनर थी। और मजे की बात तो ये है कि अमेरिका में ज्यादातर इलीट विमेन सॉकर प्लेयर की लिस्ट में शामिल औरतें अपने पेरेंट्स की पहली संतान नहीं हैं, यानी सबके बड़े भाई या बहन हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 2015 की वर्ल्ड कप टीम के 23 प्लेयर्स में से 17 के बड़े भाई बहन थे। रिसर्चर्स ने विमेन्स नेशनल टीम ट्रेनिंग कैंप के उन सभी प्लेयर्स के नाम पता किए थे जिनकी उम्र 14 से 23 के बीच थी। इस स्टडी से उन्हें कुछ ऐसे फैक्टर्स पता चले जो सारे प्लेयर्स के बीच सेम थे। सारे टॉप एथलीट्स के बीच एक खास फैक्टर सेम था और ये था उनका बर्थ ऑर्डर। करीब 75% बेस्ट प्लेयर्स के बड़े भाई या बहन थे। यानी दूसरे शब्दों में बोले तो बेस्ट प्लेयर्स में से ज्यादातर कोई भी फर्स्ट बोर्न चाइल्ड नहीं था। मॉर्गन की तरह ही बाकी टॉप परफॉर्मर के भी बड़े भाई या बहन उनके साथ प्रैक्टिस किया करते थे। बड़े भाई बहन बड़े और तेज होते हैं, इसलिए वो अपने छोटे भाई बहनों को अपने साथ अच्छी प्रैक्टिस करवा देते हैं। वो उन्हें एक ट्रेनर की तरह पुश भी करते हैं और छोटे भाई बहन चुपचाप उनकी सारी बातें मान लेते हैं। ये सिर्फ सॉकर प्लेयर्स के साथ ही नहीं बल्कि बाकी गेम्स में भी अप्लाई होता है। आपके कितनी भाई बहन हैं? आप सबसे ज्यादा किसके करीब है? सिबलिंग्स एक दूसरे को कॉपी भी करते हैं और साथ ही एक दूसरे से कंपटीशन भी करते हैं। जैसे मान लो आपकी कोई बड़ी बहन है जो बहुत अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग बनाती है, तो हो सकता है कि आप भी उसकी तरह आर्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। लेकिन कई बार हम अपने भाई बहनों से एकदम अलग भी होते हैं। जैसे बड़ा भाई स्मार्ट है तो छोटा भाई थोड़ा फनी टाइप होगा, या छोटा भाई स्पोर्टी टाइप है तो बड़ा भाई या बहन पढ़ाकू होगा। यानी हम किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से अलग पहचान भी बनाना चाहते हैं। यहाँ तक जुड़वा बच्चों की भी पसंद नापसंद एक सी नहीं होती, वो भी एक दूसरे से अलग पहचान बनाना चाहते हैं। दोनों की चॉइस अलग होगी या फिर दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी। जरा इमेजिन करो, आप अपने 2 खास दोस्तों के साथ एक बार में बैठे हो। आप सब वेटर को एक एक करके ऑर्डर देते हो। फर्स्ट फ्रेंड रेड एल ऑर्डर करता है और दूसरा येलो एल। हालांकि आप भी येलो एल ऑर्डर करना चाहते हो, पर आप समर स्टाइल बियर ऑर्डर कर देते हो। क्यों? जाहिर सी बात है, आप सेम चीज ऑर्डर करके सेम नहीं लगना चाहते। नॉट इफ दे आर डूइंग इट। कैरेन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। एक रात की बात है, कैरेन के हॉस्टल रूम में कुछ लोग उसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि वो स्टैनफोर्ड कैंसर अवेयरनेस ग्रुप से आए हैं। उन्होंने कैरेन से ये भी कहा कि नवंबर येलो मंथ है, इसलिए वो लोग येलो रिस्टबैंड बेचकर पैसे जमा कर रहे हैं। उनमें से एक लड़की ने कैरेन को येलो रिस्टबैंड देते हुए कहा कि अगर कैरेन $1 या ज्यादा डोनेट करती है तो वो पैसा कैंसर रिसर्च फंड में जाएगा।
उस लड़की ने कैरेन को ये भी बोला कि कैंसर अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए उसे ये येलो बैंड पहन लेना चाहिए। ओके, कैरेन ने कहा। उसने रिस्टबैंड पहन लिया और $1 देने को तैयार हो गई। साथ ही उसने एक रिस्टबैंड अपनी रूममेट कैथरीन के लिए भी खरीद लिया। थैंक यू, उनमें से एक वॉलंटियर बोला। अपना रिस्टबैंड पहनना मत भूलना। अगले हफ्ते जब कैरेन अपने रूम में आई तो उसे पिज्जा की खुशबू आई। उसने देखा कि उसके डोर्म मैट्स कोई फॉर्म भर रहे थे और पिज्जा बॉक्स शेयर कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? कैरेन ने पूछा। तो उसमें एक दोस्त ने बताया कि कुछ बिजनेस स्टूडेंट्स ने उन्हें एक सर्वे के लिए कुछ सवालों के जवाब पूछे थे। इस सर्वे में पार्टिसिपेंट करने वालों को एक एक पिज्जा स्लाइस मिलेगा। इस पर कैरेन ने कहा कि वो भी इस सर्वे में भाग लेगी और उसने फॉर्म में दिए गए सवाल पढ़ने शुरू किए। सब नॉर्मल से सवाल थे, जैसे कि वो कितने बजे सोती है। उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि क्या उसके पास एक कॉज रिलेटेड आइटम है, जैसे कि येलो रिस्टबैंड या एक 5 के टी-शर्ट। कैरेन ने येलो रिस्टबैंड पहना हुआ था तो उसने हाँ में जवाब दिया और बाकी सवालों के जवाब देकर फॉर्म भर दिया। और फाइनली उसे अपना पिज्जा स्लाइस मिला। तो कॉलेज में आपको सब क्या बुलाते थे? कूल, टेकी, स्मार्ट या नर्ड? स्टैनफोर्ड में एक स्पेशल एकेडमिक फोकस डोर्म है जिसे SLA या स्ट्रक्चर्ड लिबरल एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और एडिशनल रीडिंग भी कर सकते हैं, जैसे इंडियन माइथोलॉजी या मिडिल एज में क्रिश्चियनिटी के बारे में। SLA के स्टूडेंट्स स्टैनफोर्ड के गीक्स के तौर पर जाने जाते हैं। ये गीक स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स से एकदम हटकर थे। इन्हें जरा भी कूल नहीं समझा जाता था। अगर आप भी कैरेन के डोर्म मैट्स में से एक होते और आपको पता चलता कि गीक्स येलो रिस्टबैंड पहनते हैं, तो क्या आप तब भी इसे पहनते? अब यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट है। इस बुक के ऑथर जोनाह बर्गेर और दूसरे बेस्ट सेलिंग ऑथर चिप हीथ ने ये रिसर्च स्टडी की थी। असल में ये सब एक सेटअप था। कैंसर अवेयरनेस के लिए रिस्टबैंड बेचने से लेकर आखिरी तक सब कुछ एक प्लान था। वो ये पता करना चाहते थे कि क्या स्टूडेंट्स तब भी येलो रिस्टबैंड पहने रहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि स्टैनफोर्ड के गीक्स भी यही येलो रिस्टबैंड पहनते हैं। कैरेन और उसके डोर्ममेट्स एक हफ्ते तक यही रिस्टबैंड पहने रहे, क्योंकि वो लोग कैंसर अवेयरनेस कॉज को सपोर्ट करना चाहते थे और शायद उन्हें येलो रिस्टबैंड पहनना पसंद भी था। लेकिन प्रोफेसर चिप हीथ और जोनाह को पता चला कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने तब रिस्टबैंड पहनना छोड़ दिया था जब उन्हें पता चला कि गीक स्टूडेंट्स भी वही रिस्टबैंड पहनते हैं। दरअसल प्रॉब्लम रिस्टबैंड्स के साथ नहीं थी, बल्कि स्टूडेंट्स की ये सोच थी कि वो गीक स्टूडेंट्स जैसे नहीं है, इसलिए वो उनका स्टाइल कॉपी नहीं करना चाहते थे। सिमिलर बट डिफरेंट। सीजर और रिबेका काफी टाइम से एक बेटा चाहते थे, हालांकि उनके पहले से ही 4 साल की जुड़वा बेटियां हैं, पर इस बार रिबेका जब प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा ही होगा। आखिरकार भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। लेकिन सवाल अब ये था कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत से नाम सुझाए, पर उन्हें कोई नाम पसंद ही नहीं आया। कुछ नाम बहुत पुराने टाइप के लग रहे थे तो कुछ अजीब से थे। फिर कोई 2006 में जाकर उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा कीगन। उनका पूरा परिवार इस नए बच्चे के आने से बेहद खुश था। कुछ सालों बाद कीगन जब स्कूल जाने लगा तो उसकी किंडरगार्टन टीचर को एक बड़ी अजीब सी बात पता चली। क्लास के 26 बच्चों में से 6 का नाम के सी या फिर के साउंड से शुरू होता था। जैसे बच्चों के नाम थे कीगन, किम्बरली, केविन, कार्मन और कार्सन। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई वजह थी? इस किताब में ऑथर जोनाह बर्गर ने इस बात का पता लगाने के लिए व्हार्टन प्रोफेसर एरिक ब्रैडलो के साथ मिलकर एक स्टडी की। उन्होंने यूएस सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मांगी, जिनके पास पिछले 125 सालों के सारे अमेरिकन सिटीजन के नामों की लिस्ट मौजूद थी। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये भी रिकॉर्ड था कि 1900, 1901, 1902 और इसके बाद के सालों में कितनी सूजन, कितनी जेस्सी या कितने जैकब पैदा हुए थे। जोना और उनके कलीग जब ये डेटा स्टडी कर रहे थे तो उन्हें पता लगा कि कई लोगों ने हरिकेन से इन्फ्लुए होकर अपने बच्चों के नाम रखे थे। जैसे कि हरिकेन कैटरीना आज तक का सबसे खतरनाक हरिकेन था, जिसने 2005 में अमेरिका में बड़ी तबाही मचाई थी। जैसा हमने पहले भी नोटिस किया, कीगन और उसके 5 क्लासमेट्स के नाम का पहला अक्षर के से स्टार्ट होता है।
डेटा से ये भी पता चला कि उस वक्त पूरे अमेरिका में जितने भी बच्चे पैदा हुए उनके के से नाम शुरू होने के चांसेस 10% तक बढ़ गए थे। 1992 में जब हरिकेन एंड्रू आया था तब ज्यादातर बच्चों का नाम ए से शुरू होने के चांसेस 7% तक बढ़े थे। हरिकेन कैटरीना अमेरिका के इतिहास में 5वां सबसे खतरनाक हरिकेन था जिसमें करीब $100 बिलियन प्रॉपर्टी की तबाही हुई थी और करीब 1800 लोगों की जान गई थी। लेकिन सवाल ये है कि कोई क्यों अपने बच्चे का नाम ऐसे खतरनाक तूफान पर रखना चाहेगा? तो डेटा से ये पता चला कि लोगों ने बाद में अपने बच्चों का नाम कैटरीना रखना बंद कर दिया था। इस नाम में करीब 40% तक की कमी आई थी। कैटरीना नाम अनपॉपुलर हो गया लेकिन के और के साउंड से शुरू होने वाले नाम खूब हिट हुए। केट या कोरा नाम से कई बच्चों के नाम रखे गए। कीली नाम 25% ज्यादा पॉपुलर हुआ और केलन नाम की पॉपुलैरिटी तो 55% तक बढ़ गई थी। तो यही सिमिलियर बट डिफरेंट का मतलब। दी गोल्डीलॉक्स इफेक्ट। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। क्या आपने कभी गोल्डीलॉक्स इफेक्ट के बारे में सुना है? बच्चों की ये स्टोरी गोल्डीलॉक्स और 3 भालुओं की कहानी कुछ इस तरह है कि गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी लड़की भालुओं की घर जाती है। तीनों भालुओं के खाने पीने और बिस्तर की चॉइस में फर्क है। जैसे कि एक भालू को सोने के लिए सख्त बिस्तर पसंद है, जबकि दूसरे को बेहद मुलायम और तीसरे को ना तो ज्यादा सख्त पसंद है और ना ही ज्यादा मुलायम। गोल्डीलॉक्स तीनों बिस्तरों पर बारी बारी से सोती है और डिसाइड करती है कि उसे बीच का बेड पसंद है जो ना ज्यादा सख्त है और ना ज्यादा मुलायम। फिर तीनों भालू पोर्रिस खाते हैं। उनमें से एक भालू को गर्म पसंद है तो दूसरे को अपना पोरिज ठंडा चाहिए और तीसरे भालू ना तो ज्यादा गर्म खाता है और ना ही ज्यादा ठंडा यानी ठीक ठीक। गोल्डीलॉक्स भी वही पोरिज पसंद करती है जो गर्म और ठंडे के बीच में है। तो हम यहाँ फेमिलियरिटी और नोवेल्टी के कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। एक ग्राफ की कल्पना करो जिसमें उल्टा यू कर्व बना है। हमें वही चीजें पसंद आती है जो हमें जानी पहचानी लगती है और जो नया होता है उसे हम अक्सर अवॉइड करते हैं। लेकिन जब कोई चीज बहुत ज्यादा फेमिलियर होने लगती है तो वो बोरिंग हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें नोवेल्टी या नयापन पसंद आता है, इस उल्टे यू में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां हम नोवेल्टी से ज्यादा फेमिलियरिटी पसंद करते हैं और कभी फेमिलियरिटी से ज्यादा नोवेल्टी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप दफ्तर से घर लौटे तो देखा आपकी वाइफ ने एक नया सोफा खरीदा है। या फिर बाथरूम में घुसते ही आप देखते हैं कि टॉवेल्स नए हैं। आपकी वाइफ कहती है, ग्रे वाले टॉवल पुराने हो गए थे तो मैं फिरोजी रंग के नए खरीद लाई। अच्छे लग रहे हैं ना? आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे क्योंकि आपकी आंखों को पुराना सोफा या पुराने टॉवल देखने की आदत है। नए सोफे पर बैठकर या नए टॉवल से मुंह पोंछते हुए आपको कुछ अजीब लगता है। एक तरह से बोले तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। आपको शायद लगेगा कि आप किसी पड़ोसी के घर में बैठे हैं। तो देखा आपने, ये नोवेल्टी या नया एक्सपीरियंस है और हम इसे शुरुआत में नकारते ही है। एकदम से हमें नयापन पसंद नहीं आता क्योंकि चीजें नई है, इसलिए हमें अभी उनकी आदत नहीं लगी है। हमारा माइंड पहले ये श्योर करना चाहेगा कि ये सेफ और सिक्योर है। क्योंकि नएपन के प्रति हम क्यूरियस भी है और थोड़े डरे हुए भी। नए सोफे या नए बाथ टॉवल की आदत पड़ने में हमें टाइम लगता है, लेकिन बार बार वही चीजें इस्तेमाल करने से हम उसके आदी हो जाते हैं। फिर आपको यकीन हो जाएगा कि नया वाला सोफा भी पुराने वाले की तरह ही आरामदायक है और धीरे धीरे आप उसे पसंद करने लगते हैं और इस तरह आपकी डेली रूटीन में वो चीज शामिल हो जाती है। हालांकि जब हम पहले से ही किसी चीज के प्रति फेमिलियर होते हैं तो वो हमें कुछ वक्त बाद बोरिंग भी लगने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई एक ही रेस्टोरेंट में रोज रोज खाना खाए या एक ही सॉन्ग बार बार सुने या एक ही मूवी बार बार देखे। यही वजह है कि गोल्डीलॉक्स की तरह हमें भी लाइफ की फेमिलियरिटी और नोवेल्टी के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना है। कम ऑन बेबी, लाइट माई फायर। 1800 के आखिर में नॉर्मन ट्रिपलेट सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में एक लीडर की तरह उभरे थे। अपनी मास्टर की थीसिस में उन्होंने 2000 से भी ज्यादा साइकिलिस्ट का डेटा स्टडी किया था। ट्रिपलेट ने नोटिस किया था कि साइकिलिस्ट तब ज्यादा फास्ट चलते हैं जब उनके साथ कोई और साइकिलिस्ट भी साइकिल चला रहा हो,
वरना अकेले में वो इतना फास्ट नहीं चलते। इस फिनोमेना को सोशल फैसिलेशन बोला जाता है, यानी दूसरों की प्रेजेंस में इंसान हो या जानवर हमेशा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि जब वो अकेले हो। जैसे अब बंदरों को ही ले लो, जब दूसरे बंदर देख रहे होते हैं तो सिंपल टास्क में भी बंदर काफी मेहनत करेगा। इसी तरह चूहे भी दूसरे चूहों के सामने और तेज दौड़ते हैं। कुत्ते भी अकेले के बजाय ग्रुप में ज्यादा तेज भागते हैं। चींटियां भी जब ग्रुप में होती है तो 3 गुना ज्यादा सैंड खोद सकती है। लेकिन कई बार दूसरों के सामने हमारी परफॉर्मेंस में कमी भी आती है। क्या आपने भी ये बात नोटिस की है? फैमिली या फ्रेंड्स आपकी परफॉर्मेंस देखने आते हैं और आप सबके सामने कोई गलती कर बैठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी तो दूसरों के सामने हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और कभी कमजोर पड़ जाती है? बॉब जोंक मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक जाने-माने सोशल साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक बेहद दिलचस्प विषय पर रिसर्च की थी और उनकी इस रिसर्च का सब्जेक्ट थे कॉकरोच। जोंक ने कॉकरोच के लिए एक स्टेडियम बनाया, एक प्लेक्सीग्लास क्यूब जहां से वो उनकी रेस देख सके। क्यूब के राइट साइड पर एक डार्क स्टार्टिंग बॉक्स था जहां पहले जोंक ने कॉकरोच को रखा। एक पतली मेटल डोर से रेस कोर्स को सेपरेट किया गया था। क्यूब के लेफ्ट साइड में एक डार्क फिनिशिंग बॉक्स था। अब ये बात सब जानते हैं कि कॉकरोच को रोशनी से नफरत है, वो हमेशा छुपने के लिए अंधेरे कोने ढूंढते हैं। जोंक ने एक फ्लडलाइट का इस्तेमाल किया था। जब वो इसे खोलते और कॉकरोच को रेस कोर्स में छोड़ते तो वो जल्द से जल्द दूसरी तरफ के अंधेरे कोने में छुपने के लिए दौड़ पड़ते। अब जोंक ने कॉकरोच की परफॉर्मेंस में दूसरे कॉकरोच की प्रेजेंस का इफेक्ट जानने की कोशिश की तो उन्होंने ऑडियंस के लिए छोटा कॉकरोच स्टैंड भी बनाया जिसे उन्होंने प्लेक्सीग्लास क्यूब के साइड में जोड़ दिया ताकि बाकी कॉकरोच भी ये रेस देख सके। जोंक की एक थ्योरी थी और यही वो डिफरेंस था जो डिसाइड करता था कि हम दूसरों की प्रेजेंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे या बुरा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब टास्क आसान होता है या हमारा जाना पहचाना होता है तो दूसरों के सामने हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। लेकिन जब टास्क मुश्किल हो या हमें कुछ नया लगे तो दूसरों के आगे हम उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसलिए जोंक ने रेस कोर्स का एक और वर्जन क्रिएट किया। पहला वाला एक स्ट्रेट लाइन में था जहां कॉकरोच को सीधे दौड़कर दूसरी तरफ पहुंचना था। दूसरा रेस कोर्स एक परपेंडिक्यूलर रेस कोर्स बनाया गया था। ये ऊपर से कंपास जैसा लगता था जहां फिनिशिंग लाइन ईस्ट पर थी। कॉकरोच पहले स्ट्रेट भागने की कोशिश करते या फिर बाएं मुड़ते और तब जाकर फिनिश लाइन ढूंढ पाते। इससे उन्हें रेस पूरी करने में थोड़ा टाइम लगता था। जोंक को यकीन हो गया कि उनकी हाइपोथेसिस सही है। कॉकरोच काफी तेज दौड़ते थे और जब दूसरे कॉकरोच उन्हें स्ट्रेट लाइन में देख रहे होते तो वो और तेज दौड़कर खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। लेकिन परपेंडिक्यूलर रेस ट्रैक में उन्हें रेस फिनिश करने में पहले से 3 गुना ज्यादा टाइम लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नर्वस हो या डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। दूसरे कॉकरोच की प्रेजेंस और नए ट्रैक की वजह उनकी परफॉर्मेंस में काफी फर्क पड़ रहा था। कंक्लूजन: इस किताब में अपने श्री लाइन और डॉट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा, यहाँ तक कि जब आपको सही जवाब मालूम होता है तो भी आप दूसरों को ही फॉलो करते हैं। आपने इस किताब में सिबलिंग राइवलरी यानी भाई बहनों के बीच कंपटीशन के बारे में भी पढ़ा। भाई बहनों के बीच भी कई बातों में फ़र्क होता है क्योंकि हर किसी की एक अलग पर्सनैलिटी होती है और हम अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इस किताब में आपने रिस्टबैंड और स्टैनफोर्ड के गीक्स के बारे में पढ़ा। हम अपनी लाइफ में कुछ आदतें या चीज़ें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम किसी एक खास ग्रुप या लेबल से खुद को जोड़ना नहीं चाहते। आपने इस किताब में बच्चों के नाम और हरिकेन कटरीना के बारे में भी पढ़ा। लोग कटरीना नाम तो अवॉइड करते हैं पर के और के साउंड से शुरू होने वाले नाम आज भी काफ़ी पॉपुलर है। आपने इस किताब में गोल्डीलॉक्स इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा। जब कोई चीज़ हम बार बार करते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग लगने लगती है और कोई चीज़ जब नई होती है तो हमें उसे जानने की इच्छा होती है। तो इसे बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि हमें बीच का रास्ता अपनाना है। हमें फेमिलियरिटी और नोवेल्टी के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। आपने इस किताब में प्रोफेसर जोंक और उनके कॉकरोच एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ा। जब टास्क इजी होता है तो हम दूसरों के सामने भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब टास्क मुश्किल होता है तो हम खराब परफॉर्मेंस देने लगते हैं।
क्योंकि किसी के सामने होने से हमारी सोच में काफी फर्क पड़ता है। अब आप सोशल साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। हमारे डिसीजन और ओपिनियन दूसरों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। इसलिए कहा गया है कि इंसान को सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए। अगर कभी आपको ऐसा लगे तो इनविजिबल इन्फ्लुएंस के बारे में सोचना कि वो आपका अफेक्ट कर रहा है।